नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के चौथे पार्ट यानी प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में, जिसमें आपने पहला भाग कर लिया था। अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, ताकि आपका आगे का भाग है जो आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो, अपने जो बात कर रहे थे जिसमें अपने पढ़ रहे थे प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन के बारे में, तो प्रतिजन के बारे में अपने पढ़ लिया था। अब अपने को पढ़ना है प्रतिरक्षी के बारे में। तो देखो, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रतिजन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बी लसिका कोशिका को किसमें बदल देते हैं, प्लाज्मा में। और वो प्लाज्मा से क्या होता है, जो प्रतिरक्षी को प्रेरित करते हैं और उस प्रतिजन को समाप्त करते हैं। तो देखो, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इन प्रतिरक्षियों को क्या कहते हैं, देखो इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, या इनको शॉर्ट में आईजीबी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनको नाम है दूसरा, देखो आईजीबी कहते हैं। ये किसके होते हैं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, यानी कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक तरह से ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन किस प्रकार के, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या चीज, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं वो गामा ग्लोब्यूलिन के बने होते हैं, ठीक है, जो रक्त या अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। ये किसके साथ होते हैं, रक्त या प्लाज्मा किसके साथ होता है, रक्त या तरल पदार्थ के साथ होता है, ठीक है। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पैराटोप कहते हैं। अभी आप ध्यान रखें, अपन डायग्राम से समझेंगे तो इसको समझेंगे। पैराटोप क्या होता है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है। अब देखो प्रतिरक्षी की संरचना, देखो प्रतिरक्षी की संरचना किस तरह की होती है। अंग्रेजी का अक्षर जो वाई होता है, वाई क्या करता है, देखो ये कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। अंग्रेजी का अक्षर अपन वाई लिखते हैं, उसी तरह का ये भी क्या है, ये इसकी संरचना होती है। ये इसके अंदर चार संरचनाएं अलग अलग, देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार पेप्टाइड की श्रृंखलाओं से बना होता है। कौन सी, चार, देखो 1, 2, 3 और 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें चार इकाइयों से या चार संरचनात्मक इकाइयों से बना होता है। जो संरचनात्मक इकाइयां किसकी होती है, पेप्टाइड की, पेप्टाइड यानी प्रोटीन का एक प्रकार। इसके बाद में इसके अंदर देखो दो तो बड़ी है, दो तो बड़ी संरचना है और दो ही छोटी संरचना है, ठीक है। अपने पास क्या है, दो बड़ी संरचना है और दो ही छोटी संरचना है। देखो बड़ी संरचना कितनी है, 2, और छोटी संरचना भी कितनी है, जो बड़ी और भारी कह सकते हैं, छोटी और हल्की कह सकते हैं, ठीक है। दो दो श्रृंखलाएं हैं। बड़ी वाली को अपन क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, और छोटी वाली को L। बड़ी को H और छोटी वाली को L। दो दो श्रृंखलाएं हैं। जो दो, एक बड़ी और इसके बाद बात करें एक बड़ी और एक छोटी, जो प्रतिरक्षी होता है, जो एक H और एक L मिलकर क्या बनता है, एक द्विलक इकाई बनती है, ठीक है। यानी एक छोटी और एक बड़ी, एक बड़ी इकाई मिलकर या श्रृंखला मिलकर क्या बनती है, एक द्विलक इकाई बनती है। द्विलक कौन सी, H L इकाई। कौन सी, H और L मिलकर क्या बनते हैं, एक द्विलक इकाई बनती है। देखो ये तो है, तो देखो छोटी और हल्की, ये एक बड़ी और भारी। बड़ी और भारी कौन सी है, ये बीच वाली, ये होती है H, और ये कौन सी होती है, L। ये H और ये L। अब देखो एक छोटी और एक बड़ी, ये एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है। दो श्रृंखलाएं मिलकर क्या करती है, एक द्विलक इकाई बनाती है। कौन सी, एक द्विलक इकाई। एक छोटी श्रृंखला और एक बड़ी श्रृंखला मिलकर एक द्विलक इकाई बनाती है। और जब दो द्विलक इकाइयां मिलती है, एक द्विलक इकाई है, दो इकाइयां हैं, द्विलक का मतलब दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ, ये एक इकाई होगी और एक ही होगी। जब दो द्विलक इकाइयां मिलती हैं तब क्या होता है, एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिरक्षा का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। आपको बता दिया, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार अलग अलग आकृतियां दिख रही है, चारों से मिलकर बना होता है। इसमें दो भारी व बड़ी H और दो हल्की व छोटी L पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइड की, ठीक है। एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर क्या करती है, HL, जो द्विलक इकाई बनाती है। और दो द्विलक इकाइयां मिलकर क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। अब देखो आगे के भाग, जो ये द्विलक इकाइयां हैं, ठीक है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक कौन सी होती है, स्थिर, जो इसकी संरचना है प्रतिरक्षी है, ठीक है। ये दो प्रकार का, एक तो होता है स्थिर भाग, ठीक है, और एक होता है अस्थिर भाग। कौन सा, अस्थिर भाग, ठीक है। अब इसकी बात करें तो स्थिर भाग जो होता है,
ठीक है, ये वाला भाग यहां से बात करें इसको अपन दो भागों में यहां से काट लेते हैं, यहां से इस तरह से दो भागों में अगर बांट लेते हैं तो ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग है इसका ये वाला भाग, इसका ये भाग, ठीक है, इनका ये भाग और इसका ये भाग क्या है, अस्थिर है। क्या है, अस्थिर। और नीचे वाले भाग क्या है, स्थिर। जो नीचे वाले भाग होते हैं सभी भागों के नीचे क्या जुड़ा होता है, COOH। और यहां पर क्या जुड़ा होगा, इसके भी नीचे वाले भाग में COOH, यहां पर भी COOH। और ऊपर वाले भाग में NH2 जुड़ा होता है। सब में क्या होता है, NH2। तो देखो जो आपको कहा स्थिर भाग है, स्थिर भाग किससे जुड़ा होता है, स्थिर भाग जो जुड़ा होता है COOH से। और जो भाग अस्थिर होता है वो किससे जुड़ा होता है, NH2 से जुड़ा होता है। किससे, NH2 से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो जो स्थिर भाग है इसको एक और नाम दिया है FAB भी बोलते हैं, स्थिर भाग को FAB। और जो अस्थिर भाग है उसको FCB बोला जाता है। अब इसके अंदर अपने कहा था भारी कौन सी होगी, देखो ये बड़ी वाली श्रृंखला भारी और क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि ये छोटी और हल्की होती है। इसके बाद में अपन देखें जो अगर मान लो कोई प्रतिजन, पहले ये देख लेते हैं आपस में किससे जुड़ी होती है, हल्की और भारी। ये जुड़ी होती है डाई सल्फाइड से। किससे जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड। डाई सल्फाइड क्यों कहा, दो सल्फर बंद होते हैं इसके अंदर, दो सल्फर होते हैं तो डाई सल्फाइड। और आपस में ये किससे जुड़ी होती है, ये भी दो डाई सल्फाइड से। किससे जुड़ी होती है, दो डाई सल्फाइड से। ठीक है, ये आपने आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती है वो समझ में आ गई। अब देखो जो इसका ऊपर वाला भाग है, अब जो भी प्रतिजन आएगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर वाले भाग से यहां से जुड़ेगा। मान लो ये कोई प्रतिजन है, ये क्या है, प्रतिजन है, ये मान लो आएगा तो इसका एक भाग ये वाला भाग इसको क्या करेगा, यहां पर इससे साथ प्रतिक्रिया करेगा, इसके साथ जुड़ेगा प्रतिजन के साथ। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है इसको अपन क्या कहते हैं, पैराटोप भी कहते हैं। आपको पहले नाम बताया था पैराटोप, जो भाग इस प्रतिरक्षी से आके जुड़ेगा वो पैराटोप। ठीक है, और जो ये वाला भाग इसके आके जुड़ेगा जो क्या कहता है, एरोटोप। प्रतिजन का जो भाग, सॉरी प्रतिरक्षी का जो भाग इससे जुड़ेगा वो क्या है, एराटोप भी बोलते हैं, एरोटोप या एराटोप, ये इससे जुड़ेगा। अब ये प्रतिरक्षी कोई भी आएगा यहाँ पे तो ये क्या करता है, इसके अंदर यहाँ पर समाहित होता है इसके अंदर, और ये क्या करता है, इसको क्या कर देता है, इसका नष्ट, इसको प्रतिजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ताकि वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब ये वाला जो भाग है, इसके बीच वाला भाग, ये वाला और ये वाला भाग, ये कहलाता है हिंज। क्या कहलाता है, हिंज। हिंज क्यों कहते हैं इसको, ये वाला जो हिंज वाला भाग है इसका, अगर बात करें हिंज की तो ये लचीला भाग होता है। कैसा भाग होता है, लचीला। ठीक है, ये क्या कर सकता है, लचीला भाग इतना होता है कि ये साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। अगर मान लो ये तो यहाँ प्रतिजन है, मान लो थोड़ा बड़े आकार का प्रतिजन इस तरह का आ जाता है तो फिर इसके अंदर आएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, लचीला भाग होगा, थोड़ा फैलेगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे वो इसके अंदर समाहित करके इसको क्या कर सकता है, विनाश कर सकता है, इसको नष्ट कर सकता है। इसलिए ये जो हिंज वाला भाग होता है इसका बीच वाला, ये छोटा और बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो भाग स्थिर भाग होता है हमेशा इसका अस्थिर वाला भाग क्या होता है, किससे जुड़ता है, प्रतिजन से जुड़ता है। प्रतिरक्षी का अस्थिर वाला भाग, जो अस्थिर वाला भाग होता है वो प्रतिजन से जुड़ता है, स्थिर वाला भाग प्रतिजन से नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह की ये जो संरचना होती है वो होती है प्रतिरक्षी की संरचना। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं प्रतिजन की संरचना कैसी होती है, और प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। इसके बाद में अब देखते हैं जो प्रतिरक्षियों की संरचना के बाद में अब देखते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षियों में 5 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। जो प्रतिरक्षी होते हैं उसमें कितनी, 5 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिनके आधार पर प्रतिरक्षियों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 ही भागों में बांटा गया है। कितने भाग, 5 भाग। ठीक है, इसको यूनानी भाषा जो होती है उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, यूनानी भाषा, जिसमें कौन कौन सा है, गामा, म्यू, एल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, अब इनके जो प्रतिरक्षियों के प्रकार है वो किस प्रकार से, जैसे ये 5 नाम अलग अलग है। ठीक है, इनकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं इनकी, उनके आधार पर इनको नाम दिया है। तो पहला है जो गामा, तो इसको देखो क्या नाम देंगे, आई, और गामा किससे शुरू होता है, जी से, तो इसको लिख दिया आई जी जी। गामा मतलब जी से शुरू होता है, इसको क्या नाम देंगे, आई जी। और ये क्या है, म्यू, म्यू किससे शुरू होता है, एम से, तो इसका नाम दे दिया एम।
अगला जो है अल्फा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IG। अल्फा किससे शुरू होता है अंग्रेजी के अक्षर A से, तो ये रहे। उसके बाद है IG एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किससे शुरू होता है E से, तो इसका नाम दे दिया E। और लास्ट है डेल्टा, तो डेल्टा किससे शुरू होता है IGD से। तो ये पांचों के पांचों प्रकार हो गए। इनके आधार पर, जो इनकी संरचना के आधार पर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं के आधार पर इनके 5 प्रकार हैं। कौन सा, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। अब जो इनके कार्य क्या है, ये अलग 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हो गए। इन पांचों के कार्य क्या हैं, तो देखो पहले का जो कार्य है IG, तो इन देखो प्रतिरक्षियों, पांचों प्रतिरक्षियों के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला है IG। IG का कार्य क्या है, ये क्या करता है, आंवल को पार कर बोर्ड तक पहुंचता है। आंवल को पार कर, अब ये आंवल क्या होता है, आंवल होता है जो भ्रूण होता है उसके बीच और उसकी माता के बीच को योजक कड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, आंवल। भ्रूण और माता के बीच की जो कड़ी होती है उसको कहते हैं आंवल। दूसरा देखो IgM, इसका क्या कार्य है, ये IgM होता है, ये सर्वप्रथम उत्पादित क्या है, प्रतिरक्षी। शरीर में सबसे पहले जो प्रतिरक्षी बनता है वो IgM होता है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी। जो शरीर में सबसे पहले उत्पादित प्रतिरक्षी है वो कौन सा है, IgM। IgA कौन सा होता है, ये मां के दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रतिरक्षी है। एकमात्र प्रतिरक्षी है जो मां के दूध में पाया जाता है, वो कौन सा है, IgA। IgE ये किस में होता है, एलर्जी क्रियाओं के लिए। जो एलर्जी क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है, वो कौन सा है, IgE। और D का कोई खास कार्य नहीं है इसलिए नहीं दिया हुआ। अब देखो 4 जो कार्य हैं, पहला है IgG जो आंवल को पार कर कहां तक पहुंचता है, भ्रूण तक। दूसरा प्रकार है IgM, ये शरीर के अंदर सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। सबसे पहले शरीर में देखो पहले नंबर पर इसका उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, फिर IgG का उत्पादन होता है, बाकी उसके बाद में सभी का उत्पादन होता है, शरीर के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में है IgA, मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है, IgA। इसके ऊपर आपको बोर्ड के अंदर कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद एलर्जी क्रियाओं के लिए, एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है, IgE। और सबसे लास्ट में है जो 5वां प्रकार IgD। इसके बाद में बात करें जो है प्रतिरक्षी की संरचना कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षी की संरचना, तो प्रतिरक्षी की संरचना मेनली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होती है एकलक संरचना, दूसरी होती है द्विलक, संरचना, और तीसरी होती है पंचलक संरचना। कौन सी होती है, पंचलक संरचना। अब देखो जी कौन सी है, तो देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं जो द्विलक, एकमात्र द्विलक है, कौन सी है, ये IA। जो IA है, IgA, ये एक द्विलक संरचना होती है, ठीक है। और जो IgM है वो कौन सी होती है, पंचलक संरचना होती है। 5 इकाइयों से, श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। और बाकी सभी की जो बची हुई है वो किसकी होती है, वो सारी एकलक इकाइयां होती हैं। बाकी जो बच गई इसको A और M को छोड़कर बाकी IgG, IgE और IgD, ये सारी कौन सी होती है, एकलक इकाइयां होती है। तो आपको ये समझ में आया कि प्रतिरक्षियों के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। वो किसके आधार पर है, उसमें पाई जाने वाली भारी पेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया, जिनके नाम है गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। इनके नाम पर ही क्या है, प्रतिरक्षियों के प्रकार के नाम रखे हैं। आई, गामा मतलब G तो IG, म्यू मतलब M तो IgM, अल्फा मतलब A तो IgA, एप्सिलॉन मतलब E तो IgE, और डेल्टा मतलब ये इसके सारे चिन्ह हैं। इस तरह गामा कैसे बनाते हैं, इस तरह से करके गामा, ये म्यू कुछ U की तरह होता है,
अल्फा कुछ ए की तरह होता है, एप्सिलॉन ई की तरह, और डेल्टा कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसके ये क्या है, सिंबल हैं। ठीक है, इसके आधार पर ये इनके कार्य ये हो गए। और जो प्रतिरक्षी की संरचनाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एकलक, द्विलक और पंचलक। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कौन से प्रतिरक्षी का प्रकार है जो पंचलक संरचना होती है जिसकी, तो IgM। द्विलक पूछे तो IgA, और बाकी जो बची हुई 3 है वो कौन सी होती है, एकलक इकाइयां होती हैं। तो ये था आपके पूरा का पूरा जो पहला भाग है, यानी पाठ का एक भाग जो आपने पढ़ा था प्रतिरक्षा के बारे में, तो ये यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में, रक्त समूह के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।